आवाज क्लियर? गुड आफ्टरनून एवरीवन, इट्स मी एनके शर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का चैप्टर है और इससे अच्छा खासा बोर्ड में क्वेश्चन आता है। एक दिन में ये चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें रिलेटेड क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले है कि टाइप ऑफ चेंजेस एंड इंट्रोडक्शन। इसमें केमिस्ट्री केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, ठीक है। दूसरा है कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, किस तरीके से और उसका कैसे पहचान कैसे सकते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन हुआ या कैसे मतलब रिएक्शन हो रहा है, ये सब चीज के बारे में। उसके बाद किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ये सब चीज पढ़ेंगे। इसमें क्या अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको लिखेंगे कैसे, उसका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस क्यों करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, सम लिमिटेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ लिमिटेशंस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 तरीके का हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ये टोटल 7 तरीके का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे और बीच में डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन और इसका क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कितने तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन होता है और रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे लाइफ में किस तरीके का रोल है। तो इतना चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज है कि चेंजेस किसको बोलते हैं, टाइप ऑफ चेंजेस। अगर कोई चीजें हो रहा है तो उसको अगर हम लोग देखते हैं कि एक होता है फिजिकल चेंजेस, एक होता है केमिकल चेंजेस। आप नॉर्मली अगर इसको एक पेड़ को अगर काट रहे हैं तो पेड़ को काटने को क्या कह सकते हैं कि उसमें फिजिकल चेंजेस हो सकता है। फिर पेड़ को काट के आप क्या कर दिए, टेबल बना दिए, फिजिकल चेंजेस। लेकिन अगर वही चीज को आप जला दी तो वो चीजें फिर से वापस नहीं हो सकता, तो उसको बोलेंगे केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस मतलब होता है कि केमिकल में चेंजेस आ जाना। अब अगर आप देखते हैं इस तरीके से, नॉर्मली आप पानी ले लेते हैं, वाटर, देखिए वाटर में 2 तरीके का अगर हम लोग देखते हैं, एक है फिजिकल चेंजेस, फिजिकल किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, और वाटर में केमिकल चेंजेस। अगर वाटर को हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर में क्या किए हमने, हीट दिया, अरे वाटर लिक्विड में था, एक गैस में हो गया, वाटर एवापोरेट हो गया और गैसियस स्टेट में चल गया, दिस इज इन गैसियस स्टेट। तो इसमें वाटर का मॉलिक्यूल का देखेंगे तो ये यही होता है H2O, और यहाँ पे भी H2O ही होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, ये फिजिकल चेंजेस है, सिर्फ इसमें स्टेट में परिवर्तन आ गया। ये लिक्विड में था तो लिक्विड से क्या हो गया, गैस में हो गया। लेकिन अगर हम वाटर के साथ, वाटर में क्या किए, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एक मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, और इस मेथड से अगर हम H2O मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं H2 प्लस O2 में, तो कहलाता है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में कुछ एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए H2O था और अब यहाँ पे क्या है, H2 और O2, 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिल गया। H2O का नेचर H2 और O2 के नेचर से अलग है। तो केमिकल चेंजेस जहाँ पे होगा वहां पे कुछ ना कुछ उसका परिवर्तन आ जाएगा, गुण में परिवर्तन आ जाएगा। आप नॉर्मली देखिए कि अगर H2 के बारे में जान रहे होंगे तो H2 एक ऐसा गैस है जो हाईली फ्लेमेबल गैस है, आराम से आग लग जाएगा। दूसरा है O2, उसको सपोर्ट करने वाला है। लेकिन H2O क्या करता है, इसको बर्निंग को खत्म करने के लिए काम करता है, मतलब आग को बुझाने का काम किसका है, वाटर का है। तो ये है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में उसमें चेंजेज आ जाएगा, उसको गुण में चेंजेज आ जाएगा। लेकिन फिजिकल चेंजेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिजिकल चेंजेज में आप पानी से क्या किया, वाटर का वेपर में बना दिए, लेकिन H2O को तो H2O ही रहेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। अब इसमें देखिए
कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि फिजिकल चेंजेस इज वन इन विच द सब्सटेंस अंडरगोइंग द चेंज इज नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज द सब्सटेंस डज नॉट लॉस इज identity. In a physical state, no new element or new compound is formed. When the source responsible for the physical changes is removed, the substance regains the re-original या original state. इसका मतलब है कि आप सोचिए वाटर के ही केस में अगर देखते हैं तो वाटर का वेपर से, वाटर का लिक्विड से हमने क्या किया, वेपर फेज में ले आए। लेकिन H2O का जो नेचर है, वाटर का जो नेचर है, इसमें आप हीट किए तो ये H2O लिक्विड में चले, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चली गया। लेकिन क्या इसका अगर हम देखें, नेचर देखें, वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड देखेंगे, या H2O का जो रेशियो है 2:1 का जो मॉलिक्यूल का रेशियो है, या तो मास रेशियो देखेंगे 1:8 का, तो ये यहाँ पे भी सेम रहेगा H2O का मॉलिक्यूल। और इसमें इस केस में क्या हुआ, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, H2O ही रहेगा। और लेकिन अगर केमिकल चेंजेस हुआ तो वहां पे एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यही चीज है केमिकल और फिजिकल चेंजेस। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, मेन जो आपसे पूछेगा आप इसमें केमिकल चेंजेस में देख सकते हैं बर्निंग ऑफ फूड। अगर एक बार आप जला दिए तो उसको फिर से वापस नहीं ला सकते, ठीक है। कुछ ऐसे भी रिएक्शन होता है, आगे जाके केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन भी होता है और इरिवर्सेबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सेबल है। आप देखिए अगर आयरन कोल लिए, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, और इस गैस को फिर से आप कार्बन में नहीं बना सकते, तो एक नया प्रोडक्ट बन गया। कार्बन एक अलग प्रोडक्ट, ये अलग सब्सटेंस था, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस था, और कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग सब्सटेंस बन गया। तो दिस इज केमिकल चेंजेस। यहाँ पे देख लीजिए मेटाबॉलिज्म में आप जो खाना खा रहे हो एनर्जी में बन जा रहा है, तो वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ एग जो है उसका प्रॉपर्टी, आप कच्चा एग को खाइए, पका हुआ एग को खाइए, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गुण में चेंजेस आएगा, तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस क्या है, ये केमिकल चेंज इज वन इन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंजेस। इसमें आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। अगर आप देखें, हमने बताया ना H2 और O2 वाला का, H2O का जब H2O रहता है तो ये आग को बुझाने में काम आता है, लेकिन यही इसको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे और H2O2 में बना दिए H2 + O2, तो यही सब्सटेंस अब क्या होगा, यही सब्सटेंस आग बुझाने में काम नहीं आएगा। अब H2 आग लगाने में काम आता है, या आग इसे आराम से लग जाता है, और O2 उसको मदद करता है। तो इसमें क्या हुआ कि अपनी आइडेंटिटी को खो गया। H2O का जो आइडेंटिटी था, H2O का जैसा हम लोग गुण जो जानते हैं, गुण में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो अगर केमिकल चेंजेस होगा तो उसमें क्या होगा, गुण में चेंजेस आ जाएगा, अपनी आइडेंटिटी खो जाएगा। लेकिन अगर फिजिकल चेंजेस हुआ तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये है फिजिकल चेंजेस और दूसरा केमिकल चेंजेस। अब अगला है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। एक छोटा सा पॉइंट है, आप देखिए, फिजिकल चेंजेस उसको बोलते हैं जहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जिसके पास खुद का आइडेंटिटी रहता है। आप पेड़ को काट दिए, पेड़ को अलग अलग रूप में बना दिए, डेस्क बना दिए, बेंच बना दिए, और पेड़ का जो लकड़ी है उसका एक आइडेंटिटी है कि उसको आप जलाएंगे तो इजिली जल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डेस्क बेंच को जलाएंगे वो भी जल जाएगा। लेकिन वही चीज को अगर आप कार्बन को देखते हैं, कार्बन कैसा है, कार्बन अगर आप देखिए, कार्बन और यही चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये बनाएगा CO2। बताइए कि कार्बन कैसा है, एक जलने वाला सब्सटेंस है, इजिली जल जाएगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन इजिली जलेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको पता होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, और इट इज यूजफुल फॉर द स्टॉप ऑफ बर्निंग, या बर्निंग को रोकने के लिए भी काम करते हैं। तो इसका नेचर देखिए, इसका नेचर देखिए, दोनों में चेंजेज आ गया। तो वही चीज बोल रहा है, पहला क्या है इसमें, फिजिकल चेंजेस इज द चेंज ऑफ मैटर दैट ऑकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। उसमें केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेज नहीं आता। जैसे H2O से हमने क्या किया, H2O था, H2O लिक्विड से हमने क्या किया, वेपर बना दिया, H2O गैस में बना दिया। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, H2O का जो केमिकल कंपोजिशन है वैसे ही रहेगा, और जैसे ही इसको थोड़ा ठंडा करेंगे वो क्या हो जाएगा, फिर से वापस लिक्विड में आ जाएगा। पहला चीज है, और केमिकल चेंजेस इज चेंज इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर।
इसमें क्या हो रहा है देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, इसका केमिकल कंपोजिशन में ही चेंजेज आ गया, ठीक है। दूसरा है कि यूजुअली रिवर्सेबल, एक ऐसा रहता है रिवर्सेबल होता है, कुछ इरिवर्सेबल भी होता है। अब इसे पेड़ को काट दिए और अब उसके बाद बोलेंगे पेड़ बनाओ, तो पॉसिबल है नहीं है। तो अब वाटर आपने क्या किया, वाटर को आइस में बनाया, फिर आइस से वाटर और वाटर से गैस वेपर में ले आए, तो उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो एक अधिकतर जो रहता है रिवर्सेबल होता है, लेकिन एक ऐसा रहता है यूजुअली इरिवर्सेबल। लेकिन आगे जाके आप पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो फॉरवर्ड वाइज और बैकवर्ड वाइज भी होता है, मतलब इधर से इधर भी जाता है और उधर से फिर वापस भी आता है, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे H2O वाला ही केस में देखिए, H2 और O2 को मिला के H2O बना रहे हैं और फिर H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2 और O2 मिल जाएगा। तो कुछ रिवर्सेबल होता है, लेकिन अधिकतर अगर आप देखेंगे तो इरिवर्सेबल होता है। अगला चीज है कि न्यू प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म, इसमें नया कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। नया प्रोडक्ट का मतलब होता है कि नए प्रॉपर्टी के साथ प्रोडक्ट बन जाना, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब अब ये नहीं है कि आपने पेड़ को काटा और उसको क्या बोलते हैं डेस्क बेंच बना दिए तो नया प्रोडक्ट है, नहीं। नया प्रोडक्ट केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि वहां पे कुछ उसका गुण आ जाए, नया गुण आ जाए, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो एक कहलाता है, इसमें क्या है कि कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, और इसमें न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। और कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है नया प्रोडक्ट है, तो इसका नेचर देखिए, कार्बन का नेचर, ऑक्सीजन का नेचर और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर। कार्बन जलने वाला सब्सटेंस है, ऑक्सीजन उसको जलाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वही जला हुआ पार्ट को बुझा सकता है, तो नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अगला चीज है सम चेंजेस ओकर व्हेन हीटिंग और कूलिंग इज डन। इसमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो अब वाटर है, तो वाटर को आप गर्म करेंगे तो वेपर में बन जाएगा, और वही वेपर को ठंडा करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वाटर में बन जाएगा, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो आइस में बन जाएगा। तो ये है फिजिकल चेंजेस। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या है, चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होगा, कभी हीट लगता है या तो कभी हीट देना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 में अगर आप हीट देते हैं तो ये बन जाएगा CaO प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी केस में हीट देना पड़ता है, किसी केस में हीट निकलता है, तो देना पड़ता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आगे पार्ट में है, अब ये पढ़ेंगे, ठीक है। अगला चीज है केमिकल चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। इसमें किसी भी रूप में जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर आप वाटर को ही देखेंगे तो यहाँ एक जगह पे वाटर लिक्विड में जहां पे है, H2O लिक्विड में और एक H2O गैस में है, तो दोनों ही केस में बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में अगर बोला जाए डिफरेंस बताइए। वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है, पूछेगा नहीं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंजेस। इसमें से कौन ऐसा है जो केमिकल चेंजेस नहीं है। अब आप सोचिए और बताइए। सबसे पहला बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव ए वाटर वेपर। क्या वाटर को हम बॉईल करते हैं और वाटर वेपर बना देते हैं तो फिजिकल चेंजेस है या नहीं है। तो अगर आप इजीली देखेंगे तो फिजिकल चेंजेस है। क्यों, क्योंकि ये फिर से हम वाटर वेपर से क्या ला सकते हैं, वाटर में ला सकते हैं। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं तो वाटर में बना लेते हैं, फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है, तो फिजिकल चेंजेस है। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। वाटर में सॉल्ट को घुलाना, ये भी किसी तरीके का है। किस तरीके का है, फिजिकल चेंजेस ही है, उसको फिर से आप वापस भी निकाल सकते हैं। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है LPG, उसको एक बार आप जला दिए तो फिर से बोलेगा वापस लाओ, तो ला पाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज केमिकल चेंजेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इसमें से कौन केमिकल चेंजेस नहीं है, मतलब फिजिकल चेंजेस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपका MCQ में आने का चांसेस है, NCERT एग्जाम्पलर का है, ठीक है। CBSE में है या तो JEE बोर्ड में, ये NCERT को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। इसमें से कौन है जो केमिकल चेंजेस हो रहा है इसमें, तो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर ए प्रेशर। प्रेशर में ऑक्सीजन को अगर हम क्या बोलते हैं प्रेशर लगा के सिलेंडर में रखते हैं तो ये फिजिकल चेंजेस होता है।
ना कि केमिकल चेंजेस। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफिकेशन, ये भी फिजिकल चेंजेस है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, चाइना डिश ओपन वाला डिश में अगर पेट्रोल को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवोपोरेट हो जाएगा। ठीक है, अगला चीज है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट ए हाई टेम्परेचर। कॉपर वायर को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, और इस केस में एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और जब नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस बोलते हैं, इसलिए क्या कहलाएगा, केमिकल चेंजेस। ठीक है, उसी तरीके से अगला कई सारा क्वेश्चन है, ये आपको भेज देंगे। ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाएगा, सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है बहुत सारा। व्हाट इज केमिकल चेंजेस, केमिकल। हाँ, अब आया एक नया चीज जो इस चैप्टर का नाम है पहला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन बोलते किसको है। अगर नॉर्मली बोला जाए कि केमिकल रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पे दो सब्सटेंस मिलके एक नया चीज का निर्माण होता हो। ठीक है, कई बार दो रहता है, कई बार एक भी रहता है, किसी मतलब नए प्रोडक्ट हैविंग नया प्रॉपर्टी। सिंपली अगर बोला जाए तो क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच सम नॉन सब्सटेंस आर चेंज्ड इनटू न्यू सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस। ठीक है, क्या किसमें बदल जाएगा, एक नया सब्सटेंस का बनना, कोई नॉन सब्सटेंस है, मतलब आप जिसको जान रहे हैं उसके प्रॉपर्टी को जान रहे हैं, उससे एक नया सब्सटेंस बना लेना, इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द शॉर्ट हैंड नोटेशन कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। और इसको जो केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं। और एक केमिकल इक्वेशन भी दो तरीके का होता है, एक वर्ड इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहां से जैसे देखिए, अगर हम सोडियम का Na+HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, आप चूंकि ये रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा बहुत तो पहले जान रहे होंगे कि जब भी मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका H+ आयन को हटा देता है और ये बन जाएगा NaCl + H2 गैस। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तो पता चलेगा कुछ ना कुछ चेंजेस आया, तो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे नमक, दिस इज NaCl और एक H2 गैस, हमने तो ये दोनों नहीं लिया, हमने लिया क्या, सोडियम लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, और ये बना क्या, NaCl और H2 गैस। तो जब नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए यूज होता है केमिकल इक्वेशन, एंड दिस इज केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है कि ये केमिकल इक्वेशन शायद बैलेंस नहीं है। अब देखिए इधर के केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और इधर हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना है तो क्या करना है, इधर अगर 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो गया कि क्लोरीन अब हो गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो इसको 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 हमें लगाना होगा। इस तरह से बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, और इस जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि इसमें कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। इतना इजी क्वेश्चन है। इसमें रिएक्टेंट मतलब उसको बोलते हैं दो सब्सटेंसेस व्हिच इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और वैसा सब्सटेंस जो मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो दो चीज आया, एक आया रिएक्टेंट और दूसरा आया प्रोडक्ट। जो पार्टिसिपेट कर रहा है दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो बन रहा है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगला चीज है कि हम पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब आपके पास दे दिए इथेनॉल को मिला दिए कुछ ऐसा चीज दे दिए जिसमें पता ही नहीं चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा। या नॉर्मली आप केमिकल रिएक्शन के बारे में, जैसे अभी जो 9 से 10 में गया उस बच्चे को थोड़ा भी नहीं पता कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अभी तो आप पढ़ के आए इसलिए थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा पता होगा। लेकिन जो नहीं जान रहा तो उसको जानने के लिए कैसे पता चलेगी कहाँ पे रिएक्शन हुआ कहाँ पे नहीं हुआ, तो उसके लिए 5 है। पहला क्या है, सबसे पहला चेंज इन कलर। अगर कहीं पे कलर में चेंजेज आ रहा है तो क्या कहलाएगा, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, तो चेंज इन कलर हो सकता है, या तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है, या तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ गैस, और चेंज इन स्मेल। स्मेल को उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं,
ये 4 मेन है, ठीक है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, यहाँ पे चेंज इन स्टेट कर दीजिए, स्मेल के जगह पे चेंज इन स्टेट। तो ऐसे अगर हुआ तो क्या कहलाएगा, इस तरीके से। अब देखते हैं कैसे होगा, एक एक करके देखते हैं। अगर चेंज इन कलर होगा तो क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर, वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वहां पे भी। फॉर्मेशन ऑफ गैस, या तो चेंज इन स्टेट। ये 5 में से कोई एक भी प्रॉपर्टी दिख जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वहां पे चेंज इन स्टेट। मतलब ये नहीं कि एक ही कंपाउंड, एक ही सब्सटेंस का स्टेट में चेंजेस नहीं होना चाहिए। एक सब्सटेंस से गया 2 अलग अलग कंपाउंड में बनाया, अब जैसे H2O लिक्विड में है, उसको वेपर में कर दिया, बोल दिया अब स्टेट चेंज हो गया, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ऐसा है क्या? वो नहीं है, ठीक है। वहां पे कोई मॉलिक्यूल में भी चेंजेस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 5 चीजें, उसमें सबसे पहला देखते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का सबसे अच्छा उदाहरण है कि अगर आप Fe को, आयरन को, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो Fe प्लस CuSO4, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ये रिएक्शन कैसा है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आगे जाके पढ़ेंगे कि जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता हो, डिस्प्लेस करता हो, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बन जाएगा यहाँ पे FeSO4 प्लस कॉपर। और इस केस में, शुरुआती केस में, इसका कलर जो रहता है कॉपर सल्फेट का, ये रहता है ब्लू कलर, और बाद में हो जाता है इसका कलर ग्रीन। और ये जैसे हुआ तो इससे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे पहचाने, सबसे पहला क्या है, चेंज इन कलर, ठीक है। उसका एक एग्जांपल पूछ सकता है आपसे, नॉर्मली पूछेगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंज इन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो 5 आप ये तो लिखेंगे, साथ में आपको इक्वेशन भी लिखना होगा, तब आपको मार्क्स मिलेगा प्रॉपर, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। तो पहला उदाहरण क्या है कि Fe जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ब्लू से किसमें बना लेगा, ग्रीन कलर में बना देगा, एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन कलर। दूसरा कोई और एग्जांपल बताइए, एक और एग्जांपल जानते हैं? चलिए देखिए, PbNO3 का रिएक्शन करवाते हैं, PbNO3 का हॉल 2, दिस इज लीड नाइट्रेट। इसका रिएक्शन करवाते हैं अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये बना लेगा PbI2 प्लस KNO3। और ये जो होता है ना कलर, इसका कलर हो जाता है येलो कलर का। और ये पहले कैसा था, पहले था कलरलेस, और अब बन जाएगा येलो। तो यहाँ पे भी इसका उदाहरण आप चिपका सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है आप एक याद रखिए फेरस का, तो चेंज इन कलर कई बार पूछता भी है कि यहाँ पे दे देगा ब्लू कलर, यहाँ पे बोलेगा कि ये भी इस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये ज्यादातर प्रेफरेंस में नहीं देता है, इसमें देगा कि Fe प्लस CuSO4, तो बनाएगा BA प्लस B। सबसे पहला ये रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा केमिकल नेम ऑफ ए, केमिकल नेम ऑफ ए का केमिकल नेम क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा कि बताइए कलर ऑफ ए का कलर क्या होगा। तो कौन सा कलर हो जाएगा, ए कॉपर सल्फेट अभी ब्लू कलर का है, और जब ये कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा कॉपर फेरस सल्फेट, तो इस फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रीन, और इस जगह पे इसका नाम क्या होगा, FeSO4 विच इज कॉल्ड फेरस सल्फेट। तो ये है चेंज इन कलर का एग्जाम्पल। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन ऑर्डर। थोड़ा बहुत जान लेते हैं चेंज इन ऑर्डर क्या होता है, ये ज्यादा लेकिन प्रायोरिटी नहीं देना है। चेंज इन ऑर्डर का मतलब होता है जिसमें स्मेल में चेंजेस आ जाए। अब सोचिए कि अब नॉर्मली देखते हैं ना, आप सेब को ले लीजिए, सेब लिए, अब उसके बाद 2 दिन के बाद देखिए उसको कैसा लग जाएगा, मतलब जब थोड़ा सड़ रहा होगा और सड़ते सड़ते थे पता चलेगा कि एक बड़ा अजीब स्मेल हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे पता चल जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है।
ठीक है। या तो आप कच्चा सेब को लीजिए, कच्चा आम को लीजिए और पका हुआ आम को लीजिए, तो कच्चा आम और पका हुआ आम में क्या अंतर आता है? तो वहां पे टेस्ट में भी अंतर आएगा, कलर में भी अंतर आ जाता है और स्मेल में भी अंतर आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज है चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कलर स्मेल में चेंजेज आ जाता है, ठीक है। अगला जो है इसका है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर अगर देखना हो तो आपको कुछ नहीं कीजिए, जिंक को लीजिए, ए रिएक्शन करवाइए H2SO4 के साथ, ठीक है। जिंक का अगर आप जिंक को डाल रहे हैं H2SO4 में, ठीक है, या H2SO4 को डालेंगे जिंक में, ये दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग, ठीक है। जिंक का ग्रेनुअल्स लीजिए, उसमें क्या कीजिए आप H2SO4 को ऐड कीजिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस, और इसका इस जगह पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हीट भी निकलता है। हीट का सिंबल क्या है, ट्रायंगल से मानते हैं, तो हीट का सिंबल है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो ZnSO4 प्लस H2 प्लस गैस, और जिस बीकर में या जिस टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब के बगल में अगर देखेंगे ना तो वहां पे थोड़ा गर्माहट जैसा दिखेगा, गर्म जैसा रहेगा। इसका मतलब है कि वहां पे कहीं ना कहीं हीट निकला है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर वो हीट निकला है तो क्या होगा, हीट वहां पे बढ़ेगा, है कि नहीं। वहां पे टेम्परेचर अब आप मापेंगे तो या इस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होगा कि इस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पे रिएक्शन हुआ इस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। यहाँ पे सोचिए कि ये 50 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे अब हो गया 60 डिग्री, तो कुछ ना कुछ चेंजेज आया, 10 डिग्री का चेंज आया, तो उसको बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो तीन चीज आया, सबसे पहला चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर और तीसरा चेंज इन ऑर्डर, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। कहीं पे भी आपको ऐसा दिखे कि अगर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है या चेंज इन ऑर्डर हो रहा है, तो वहां पे आराम से बोल दीजिए कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब वो इक्वेशन लिखना है तो अलग अलग तरीके से देखना होगा, ठीक है। अगला चीज है चेंज इन स्टेट के बाद फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस का निर्माण होगा, ठीक है। और इसमें दो महत्वपूर्ण गैस है जिसके बारे में आपको टेस्टिंग भी पूछता है। सबसे पहला गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है H2 गैस, ठीक है। अब जैसे देखिए यहीं पे देखिए सबसे आराम से दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा निकाल देते हैं यहीं पे जिंक का H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इस केस में बनेगा ZnSO4 देखिए ZnSO4 प्लस H2 गैस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस दोनों गैस को देखेंगे ना, इस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड और इस जगह पे हाइड्रोजन गैस, ये दोनों ही इवॉल्व होकर बाहर निकल जाएगा। और गैस के वो पहचानने का हमारे पास तरीका है कि हाइड्रोजन गैस को पहचानना है तो इसको क्या करेंगे, लाइट के मोमबत्ती के संपर्क में लाएंगे, जला हुआ मोमबत्ती के जगह पे, तो यहाँ पे एक साउंड आता है, इसको बोलते हैं पॉप साउंड। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विच गैस, पॉप साउंड इज यूज फॉर विच गैस, फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए पॉप साउंड का कौन सा गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, तो है H2 गैस, ठीक है। और यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं CaOH का होल 2 के साथ, और ये बना लेता है CaCO3, ठीक है, प्लस H2O। अच्छा, लाइम वाटर टेस्ट, हाँ डाउट किसका है, सोनिया चौहान। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट। तो दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहला है जिंक सल्फेट का H2 गैस निकला और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, तो जिस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा या जिस जगह पे
गैस कहीं पे निकला तो उसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो चार चीज हुआ टोटल। सबसे पहला अगर देखा जाए तो कौन सा है, चेंज इन कलर, जिसमें Fe का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएं। दूसरा चेंज इन स्मेल या तो चेंज इन ऑर्डर, जिसमें कोई भी फ्रूट को लीजिए और फ्रूट का क्या बोलते हैं कि जब कुछ दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाता है या 1 दिन हो गया तो उसमें क्या हुआ, स्मेल आ जाता है, तो उसको बोलते हैं। तो उसके बाद अगला है चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ गैस, जहाँ पे गैस का निर्माण होता है उसको भी बोलते हैं यहाँ पे केमिकल चेंजेस हुआ। उसके बाद एक अगला जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब होता है, प्रेसिपिटेट कई बार पूछता है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इनसोल्यूबल इन द कंपाउंड, कंपाउंड में क्या हो, इनसोल्यूबल सब्सटेंस अगर मिल जाए, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेट आर द सॉलिड प्रोडक्ट ऑफ द एक्वस रिएक्शन, इन अदर वर्ड दे आर सॉलिड एंड दैट फॉर्म फ्रॉम ए लिक्विड। जब दो लिक्विड को मिला के एक नया कोई सॉलिड सब्सटेंस मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो कुछ ऐसे रिएक्शन होता है जहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। और उस रिएक्शन क्या है, तो अगर आप PbNO3 का होल 2 अगर यूज करते हैं, PbNO3 का होल 2 प्लस Ki, तो इस केस में जो बनता है PbI2 प्लस KNO3, और ये जो PbI2 है ये सॉलिड जाके इस तरीके से ये बैठ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पे क्या बना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? ये 5 तरीके से आप बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन। और एक लास्ट बता देते हैं, चेंज इन स्टेट, इसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, कहीं पे भी स्टेट में अगर चेंजेस आ जाए, जैसे अगर आप देखें कि H2 एक गैस में है प्लस O2 गैस में है और ये बना लेगा H2O लिक्विड में, तो देखिए इस जगह पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ ये H2 गैस में है, ऑक्सीजन गैस में है, और H2O क्या कर लिया, लिक्विड में बन गया, तो क्या कहलाएगा, ये भी केमिकल रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, तो टोटल 6 है, लेकिन आपके सिलेबस में 5 ही है, चेंज इन ऑर्डर नहीं है। ठीक है, टोटल 6 है, जिसमें से ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, चेंज इन स्टेट के बाद उसके बाद एक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन देखिए। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, चेंज इन स्टेट, कलर एंड टेम्परेचर, ये है, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही क्या कहलाता है, पांचों, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे स्टेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले हम वर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन है कि व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज पर यूपीएक रिकमेंडेशन, द फिजिकल स्टेट इज इंडिकेटेड बाय इट्स सिंबल एंड इन स्मॉल ब्रैकेट इन फ्रंट ऑफ ए सब्सटेंस इन ए केमिकल इक्वेशन। नॉर्मली देखिए, सबसे पहले क्या है कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए पहले उसका वर्ड इक्वेशन को लिखिए, और वह वर्ड इक्वेशन के बाद उस सब्सटेंस का या कंपाउंड का उसका क्या करना है, सिंबल लिखना है। अगर कंपाउंड है उसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अगर एटम है, कोई सोडियम है, तो सोडियम का उसका सिंबल लिखिए। कोई कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका फॉर्मूला लिखना है। और उसको लिखने के बाद उसके साथ उसका फिजिकल स्टेट भी लिखना जरूरी होता है। ऐसे अगर आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि केमिकल इक्वेशन लिखिए व्हेन, यहाँ पे क्वेश्चन जैसा है, मानिए कि व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्टेड विथ
reacted with oxygen gas, then water is formed. Water is formed. इस तरीके का आपको स्टेटमेंट देगा, ठीक है। स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट रहेगा। और इस वर्ड इक्वेशन सबसे पहले इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें क्या करना है कि हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ। तो अगर आप बनाना चाहेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ये बना। और इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड में आपने लिख दिया तो क्या लाएगा, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आप कोई सब्सटेंस है उसका सिंबल यूज कीजिए, कोई कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है H2 और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, और ये बनाएगा क्या H2O। और इसके साथ इसका लिख दीजिए, ये है गैसियस स्टेट में, ये भी है गैसियस स्टेट में, और ये है लिक्विड स्टेट में। इस तरीके का ये क्या कहलाएगा, दिस इज केमिकल इक्वेशन। बट केमिकल इक्वेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका बना है वो बैलेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज है कि केमिकल इक्वेशन को लिखना। तो सिंपल सा चीज है कि अगर कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला को लिखिए और उसको आराम से एक एरो साइन से दीजिए जिधर से जिधर की ओर जा रहा है। तो ये पार्ट हो गया रिएक्टेंट और दिस पार्ट इज प्रोडक्ट। और यहाँ पे सिंबल उसका चेंजेज, कुछ भी चेंजेज आ रहा है, स्टेट में चेंजेज आ रहा है तो स्टेट को भी लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके बाद दो चीज आता है, इधर से पहले देख लेते हैं। अब आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, पहला चीज देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1। और क्लास 9 में आप पढ़े थे कि मैटर या कंपाउंड, मैटर ही बोल सकते हैं या एटम्स ही बोलते हैं, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी रिएक्शन में यहाँ पे अगर सोचिए कि आपने लिया इसका 20 ग्राम लिए, इसका भी 20 ग्राम यूज करते हैं, सिर्फ नॉर्मली मान के चलिए, और ये क्या हो सकता है कि 30 ग्राम बने, ठीक है। ये कभी नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। जो एंटोनियो लुइसलॉर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, ठीक है, तो उसमें क्या बोले थे कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 40 ग्राम यूज हुआ तो वहां पे कितना होना चाहिए, 40 ग्राम ही होना चाहिए। अगर आप एटॉमिक मास निकालेंगे, यहाँ पे मोलिकुलर मास निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे 2 लिखते हैं, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 32। अगर ग्राम में ले लेते हैं, सबका 1 मोल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 34 ग्राम। और इस केस में यहाँ पे कितना बन रहा है, एक हाइड्रोजन का होगा 2 और 16 तो 18 ग्राम। अब बताइए एक क्या पॉसिबल है, क्या आप कोई सब्सटेंस 34 ग्राम लीजिए और वो बन जाए 18 ग्राम। 10 तक में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 11 में थर्मोडायनेमिक्स में कुछ हीट चेंजेज आता है और उसमें भी वो पढ़ना पड़ता है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड करता है, इसलिए अभी यहाँ क्या होगा कि बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। तो यही चीज है इसमें रिएक्शन में कि कुछ डिफरेंस दिया हुआ है कि अनबैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस, ठीक है। अनबैलेंस सबसे पहले चीज देखते हैं कि 2 इक्वेशन लिख देते हैं पहले। यहीं पे लिखते हैं H2 प्लस O2, ये बनाया H2O। दूसरा बगल में ही H2 प्लस O2, ये बनाया H2O, लेकिन इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला चीज देखिए,
बैलेंस केमिकल इक्वेशन possess the same number of atom of distinct element in the reactant as well as in product। अगर आप रिएक्टेंट में देखेंगे ए बैलेंस है आपका, ये वाला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ये वाला कैसा है तो अनबैलेंस है, मान लीजिए दिस इज अनबैलेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला, इसमें कितना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम है टोटल, इसमें अगर देखेंगे तो टोटल कितना हाइड्रोजन एटम है बताइए, टोटल 4 है ना, कितना है टोटल 4 है, और प्रोडक्ट साइड में भी देखेंगे तो कितना होगा टोटल 4 है। तो यही चीज बोला जा रहा है, ऑक्सीजन इधर 2 है और ये भी ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 को 0 से ओ से गुना करें 2 ही होगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि इसमें जब केमिकल बैलेंस होता है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होता है, तो उसमें जो एटम है, एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में ही बराबर मात्रा में रहता है, ठीक है, मतलब दोनों बराबर रहता है। लेकिन अनबैलेंस के साथ ऐसा नहीं होता है। जब अनबैलेंस होता है तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो यही चीज है अनबैलेंस में, कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पोसेस डिफरेंट नंबर ऑफ एटम ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो कोई भी एटम है उसका देखेंगे नंबर क्या होता है, चेंजेज होता है, बराबर नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पोसेस द सेम मास ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे इधर का के मास निकालिए, तो इस केस में कितना निकला था आपको टोटल मास, तो 34 निकला था, और यहाँ पे कितना निकला था 18 निकला। लेकिन इस केस में अगर आप निकालेंगे तो दोनों ही साइड क्या होगा, मास आपका बराबर होगा, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि एग्जांपल ऑफ ए केमिकल, एक एग्जांपल दिया हुआ है कि N2 + 3H2 2NH3 बनाता है, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन पूछ देगा बताइए डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इजीली बता देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो दिस इज बैलेंस एंड केमिकल। अब ये है कुछ पॉइंट है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। नॉर्मली आप सोचिए कि कोई कंपाउंड आज से कितना दिन से पढ़ाया जा रहा है हमें कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और वो चीजें अभी तक में फिलहाल तो सही है, आगे जाके भले ही गलत हो जाए, ठीक है। ग्रेजुएशन में जाएंगे या 11-12 में जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तक में है कि सबसे पहला चीज है केमिकल बैलेंस इक्वेशन इसलिए रखना है, मतलब बैलेंस करके रखना पड़ता है क्योंकि वहां पे सेटिस्फाई करना पड़ता है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस मेकिंग द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। इसका इसलिए जरूरी है कि दोनों ही साइड जो जितना भी एटम है उसका मात्रा क्या हो, बराबर हो। तीसरा है द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा इसके लिए कोई प्रॉपर नहीं है कि बैलेंस कर सकते हैं, इसमें है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है एक बार करो, वो नहीं हुआ तो फिर से करो, फिर नहीं हुआ तो फिर से करो, दिस इज हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट आप, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक इक्वेशन देते हैं उसको बैलेंस करना है, मेजर स्टेप ये रहने दीजिए, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। ये जैसे देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अगर वर्ड इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस अमोनिया, नाइट्रोजन गैस और ये बनाएगा क्या, अमोनिया। अब बताइए कि ये कैसा इक्वेशन कहलाएगा, वर्ड इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन है। और इसी वर्ड इक्वेशन का अब हाइड्रोजन गैस के लिए सिंबल आता है H2 और नाइट्रोजन गैस के लिए सिंबल आता है N2, और ये बना रहा है अमोनिया विच इज कॉल्ड NH3। ये तो ठीक है, ये हमने क्या किया, इक्वेशन तो बना लिया, लेकिन क्या है ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब हमें बैलेंस करने की आवश्यकता है, ठीक है। और बैलेंस करेंगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होगा। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को करते हैं, वो नहीं हुआ फिर कुछ करेंगे, ठीक है।
तो हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले लिखते हैं इस तरीके से, अगर हम हाइड्रोजन को, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो क्या कर सकते हैं इधर 3 या तो उधर 2, हाफ में नहीं लेके आना है, ठीक है। ये नहीं कि 1/2 से इधर गुना कर दिया या 3/2 से इधर गुना कर दिया, ऐसा नहीं, हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब 0 तो नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक काम करते दोनों को 6 बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन 6 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन तो 6 बराबर में हो गया, 3 × 2 6 और नाइट्रोजन भी 2, इस तरीके से ये क्या हुआ, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। अब बताइए इसका एटॉमिक मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम 6 है तो 6 × 1 प्लस एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 2 है तो 2 × 14, और दोनों का मास निकालेंगे तो हो जाएगा 6 + 28 और वैल्यू आएगा 34, ठीक है। अब दूसरा है, अगर इधर से निकालते हैं तो कैसे होगा, 2 × एक नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 3, तो हो जाएगा 2 × 17, तो वैल्यू आ जाएगा 34। और ये दोनों देखेंगे, अगर आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और अगर बैलेंस नहीं हुआ तो मास क्या होगा, गड़बड़ होगा। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड से करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस इट, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए इसको कीजिए, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। चलिए 1 मिनट टाइम दिए, इसको कीजिए। कीजिए इसको, NH3 + CaOH का होल 2 CaNO3 + H2O बनाता है, ठीक है। HNO3 है, इसको बनाइए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, इस जगह पे HNO3 + CaOH का होल 2, तो ये बना रहा है CaNO3 का होल 2 + H2O। इस जगह पे हम यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रहे हैं A, B, C और A, D। चलिए ABCD का वैल्यू बताइए, A का वैल्यू क्या होगा, B का क्या होगा, C का क्या होगा और ये D का क्या होगा, जल्दी बताइए। सर क्या होगा, ABC डायरेक्ट बताइए, ABCD टोटल कितना होगा, ठीक है। पहला में A का वैल्यू 2 होगा, B का 1 और C का 1। A का वैल्यू 2, B का 1, C का 1। अच्छा देख लेते हैं, सबका बन गया। ABCD टोटल, ठीक है। अच्छा देख लेंगे, जिसका जितना होगा, आपके पास अभी आजादी है, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ABCD का वैल्यू बताना है आपको। सर D का 2 है। क्या बोले, D का वैल्यू 2। D का वैल्यू 2, हाँ अच्छा। ABCD सबसे पहले किसका किए,
अच्छा देखिए, सब पहले कंपाउंड को देखते जाते हैं कि दोनों ही कैसे है। अगर यहाँ पे NO3 देखते हैं तो यहाँ पे भी NO3 है कि नहीं? तो पहले नाइट्रेट को ही बैलेंस कर लेते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे तो नाइट्रेट को अगर यहाँ पे 2 है तो इस जगह पे 2 करने के लिए यहाँ पे A के जगह पे आपको क्या करना होगा, 2 यूज करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ वो नाइट्रेट आपका बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे नाइट्रेट बैलेंस किए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, टोटल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ठीक है 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे यूज करेंगे 2H2O। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। कैल्शियम 1 और 1 दोनों बैलेंस है। NO2 यहाँ पे 2 यूज किए तो NO2 यहाँ पे भी बैलेंस। हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो यहाँ 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ले दे के ओवर बैलेंस हो गया। और A के जगह पे आया 2, B के जगह पे कुछ नहीं तो 1, C के जगह पे 1 और D के जगह पे 2 आया। कितना आया, 2। अब बताइए ये जिसका आएगा वो सही है, 2 1 1 2। ठीक है, तो ये टोटल कितना है, अगर आप देखेंगे तो आराम से बैलेंस कर सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एरो होगा। हाँ ये वाला यहाँ पे एरो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैलेंसिंग करना है। अभी तक में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या चीजें सीख गए आप। पुराना पहला वाला जो हमने बोला था कि ये सब चीजें पढ़ना है उसको देखिए। तो कौन कौन सा पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि केमिकल चेंजेस क्या होता है। टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस, 2 तरीके का केमिकल चेंजेस होता है, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, और उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिए क्या होता है। फिर एक केमिकल रिएक्शन और उसका कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बीच में डिफरेंस और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, अब अगला जो मेन चीज है, दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का टाइप। ठीक है, देखें अब तो इसको मूव करते हैं। एक क्वेश्चन आप तब तक बना लीजिए। ठीक है, इधर कमेंट में कौन कहाँ कर रहा है, बिहार झारखंड, हम लोग भी सब बिहार से ही है कि नहीं सर? लेकिन इधर कुछ और चल रहा है। हाँ, ये इधर आंसर देना चाहिए ना, आप आंसर दे नहीं रहे, ये सब चीज के लिए टाइम थोड़ी है। ठीक है, चलिए NTSC बोर्ड का भी एक क्वेश्चन था, ये बना लिए NSTSC। तो ये सब क्वेश्चन आप करते हैं ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, अभी आगे आप जाके SET देंगे, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए अभी जितना क्वेश्चन है आपका, ये सब क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या चल रहा है, इसको ब्लॉक क्या चीज रिपीट कर दें, आदित्य क्या चीज रिपीट कर दें, भूमिका। सर कोई रिपीट करने बोल रहा है। हाँ तो क्या चीज रिपीट करें, कौन सा चीज, इसमें तो बहुत सारा टॉपिक बताएं, इसमें कौन सा टॉपिक को रिपीट करें। अभी पूरा टॉपिक को रिपीट नहीं करने बोल देना है। ठीक है, एक कोई भी टॉपिक बताइए जिसमें, हाँ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है फिर से बताते हैं। ठीक है, आप एक केमिकल इक्वेशन को लिखिए, नॉर्मली है, मैं एक अलग ही स्लाइड ले लेता हूँ, रुक जाइए, इधर ही करते हैं। चलिए यहीं पे है, इसी से समझ में आ जाएगा। ये NTSC बोर्ड में 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अरे NTSC में इसमें आपको बैलेंस करना है, आपको वर्ड दे देगा और इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए। हाँ तो बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है
कि इस वर्ड इक्वेशन में आपको दिया हुआ है और इस वर्ड इक्वेशन को क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में पहले बदलना है। तो बोल रहा है कि लीड नाइट्रेट, अगर लीड नाइट्रेट को देखा जाए तो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल 2। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, दिस इज अल्यूमिनियम क्लोराइड। और जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है अल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3 का होल 2। इक्वेशन आप लिख लेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और ये डी में बना रहा है लीड क्लोराइड PbCl2। ये रहा फॉर्मूला, सब लोग फॉर्मूला लिखें। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ कि PbNO3 का रिएक्शन हुआ अल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ और बना रहा है अल्यूमिनियम नाइट्रेट और PbCl2। और सिंपल तरीका अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं रिएक्टेंट और एक साइड लिख देते हैं प्रोडक्ट। इससे आसान तरीका याद करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। रिएक्टेंट में पहले कंपाउंड का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ कंपाउंड, दिस इज नेम ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे अगर कंपाउंड का नाम लिखते हैं कंपाउंड, ठीक है। इस जगह पे कौन कितना है पहले देख ले। सबसे पहला देखते हैं Pb, दूसरा है NO3, तीसरा है अल्यूमिनियम और चौथा है क्लोरीन। यहां तक नीचे तक दिख रहा है सबको, ये वाला क्लोरीन तक दिख जा रहा है Cl, ठीक है। अब देखिए लीड कितना है, ए साइड में अगर लीड देखते हैं तो 1 है, तो 1 लीड लिख देते हैं इधर, और इधर देखेंगे तो 1 है। लीड के बाद NO3 अगर देखते हैं तो इधर कितना है, 2 है, NO3 का होल 2 है, इसका मतलब है 2। और इस जगह पे भी NO3 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, AlNO3 का होल 3, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। सबसे पहला क्या हुआ, लीड की संख्या लिख लिए, NO3 का लिख लिए, अल्यूमिनियम का लिखते हैं तो अल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है और इस जगह पे भी 1 है, तो अल्यूमिनियम 1 और 1। उसके बाद अगला जो चीज है क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन 3 है और वहां पे क्लोरीन 2 है। अब इसको सिंपल तरीका में लिख लिए कि कौन कहां पे, ठीक है। दूसरा चीज है, अब देखते हैं कि बैलेंस कौन है। तो सबसे पहला देखेंगे कि लीड तो बैलेंस ही है, दोनों साइड एकक है, अल्यूमिनियम भी बैलेंस है, क्लोरीन और NO3 बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो क्लोरीन हमने बोला कि आपको गुना करना किस तरीके से, तो ऐसा गुना नहीं कर देना है कि जिसमें लगे 1/2 1/3 से नहीं करना है, ये कोई नेचुरल नंबर से गुना करना है। तो इधर से NO3 को ही अगर हम पकड़ते हैं तो NO3 को क्या किया जा सकता है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, और ये दोनों का कॉमन क्या ला सकते हैं, तो अगर इसमें 3 से गुना कर दें और इसमें 2 से गुना कर दें तो दोनों ही केस में क्या होगा, 6 और 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुना किए तो किस जगह पे, NO3 जहां पे था वहां से 2। अब ऐसा नहीं है कि इस जगह पे 3 से गुना कर दें, ठीक है। ये बात को पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए कि हम जो गुना करेंगे यहाँ पे नहीं करेंगे, ये गुना करेंगे इस जगह पे, इस जगह पे गुना किए और यहाँ पे 3 से गुना किए तो इस जगह पे 3 लिख देते हैं, और इस जगह पे हमने C के जगह पे 2 से गुना किए थे, ठीक है। अब हम लोग फिर से काउंट करेंगे, काउंट क्या करेंगे, फिर से काउंट करेंगे तो अब पता चलेगा कुछ कुछ चेंजेज आ जाएगा। अब देखिए लीड की संख्या इधर अब कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे अब लीड की संख्या 3 और इधर लीड की संख्या जितना था उतना ही है, ठीक है। अल्यूमिनियम का संख्या यहाँ पे हो गया, इधर तो कोई चेंजेज नहीं आया अल्यूमिनियम में, यहाँ पे अल्यूमिनियम में आ गया, ये हो गया 2 और यहाँ पे था अल्यूमिनियम 1, तो ये हो गया अब 2। अब देखें कि इसको जैसे ही बैलेंस किए, इस बैलेंस कर दिया NO3 को, अब लीड भी गड़बड़ा गया, अल्यूमिनियम भी और क्लोरीन भी हो गया। अब दूसरा तरीके से लीड को बैलेंस करना है, तो लीड को बैलेंस करने के लिए आपको लाना है 3,
इधर है यहाँ पे 3 और इधर है 1, तो यहाँ पे अगर 3 से गुना कर देते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3। लेकिन जैसे ही लीड बैलेंस हुआ, अब क्लोरीन की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 था, अब हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3 से गुना हो जाएगा तो टोटल 6 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा अब देखेंगे कौन कौन सा बैलेंस है। तो इधर से 2 चीज तो बैलेंस हो गया, लीड इधर यहाँ पे भी 3 गो है और यहाँ पे भी 3 है, तो लीड तो बैलेंस हो गया। NO3 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी NO3 6 है, तो ये बैलेंस। अब बचा अल्यूमिनियम और क्लोरीन। अल्यूमिनियम इधर 3 है और इधर अल्यूमिनियम A, क्लोरीन इधर 3 है और यहाँ पे क्लोरीन 6 है। तो अगर लाना है 6 तो इधर करना होगा हमें 3 से 2 से गुना, और 2 से अगर यहाँ पे गुना करते हैं तो क्लोरीन आपका हो गया 6 हो गया। ठीक है, अब 6 हो गया, बचा कौन सा? बचा सिर्फ अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम आप देखेंगे तो अल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और इधर भी 2 है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो A के जगह पे आया 3, B के जगह पे 2, C के जगह पे 2 और D के जगह पे 3, और ये कौन सा ऑप्शन में है? तो A3 2 2 3, दिस इज ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आदित्य समझ में आ गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन पूछे? ठीक है, देख लेते हैं अगला एक और क्वेश्चन। चलिए इधर तुरंत बनाइए, इसका एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो स्वाभाविक है, पूछेगा ही पूछेगा। MCQ में 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक क्वेश्चन देगा, वो भी किससे? तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, तो इसलिए अगला क्वेश्चन तुरंत बनाइए। तो चलिए जल्दी बताइए A और B का क्या होगा। हमने फिर से लिख देता हूं यहाँ पे Cu प्लस HNO3, इसके जगह पे A है और ये बना लेगा CuNO3 का होल 2 प्लस BNO2 प्लस 2H2O। चलिए जल्दी बनाइए। तो कितना देर में बना पाएंगे? इसका आंसर बताइए। और किसी का कोई डाउट? सोनिया चौहान कौन है? डाउट खत्म हो गया सबका? ऑप्शन नंबर सी बोल रही है भूमिका चौहान। सी आंसर होगा? हैं? डी होगा, देख लेते हैं सी या डी, एक बार देख लीजिए। नहीं नहीं, मैं इसका पूछ रहा हूँ, इसका सी बता रही है, आप बताइए क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी से देख लेते हैं। यहाँ पे HNO3 मैं सिंपल ट्रिक से कर देता हूँ तुरंत। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। आवाज जा रहा है? एक बार चेक कीजिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कॉपर NO3, यहाँ बंद कर दीजिए। NO3 यहाँ पे 3 है, 1 है, यहाँ पे NO3 2 है, तो इस जगह पे 2 लगाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे NO3 NO2 भी बन रहा है ना, तो यहाँ पे अलग अलग करके आपको करना होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अलग से, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कॉपर की संख्या, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अब अलग अलग लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे NO3 और यहाँ पे NO3 के अलावे भी NO2 है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अलग प्रोडक्ट है, इसलिए आपको अलग से लेना होगा, ठीक है। तो देखते हैं, कॉपर यहाँ पे 1 है, इस जगह पे भी 1 है तो कॉपर बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और इस जगह पे हाइड्रोजन 4 है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और इस जगह पे ऑक्सीजन अगर देखते हैं अलग, एक मिनट, चलिए देखिए फिर से, इस जगह पे नाइट्रोजन कितना है 2 और एक 3, तो इधर 3 है, इधर 1 है। ऑक्सीजन इधर देखेंगे तो 3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 2 4 और 6 4 10 है, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन 4 है तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे अब हो गया 4 और इधर है 2 और एक 3, 4 करना है। तो अब दूसरा इसको कर दें, ऑक्सीजन 3, यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 12, 4 दिया 12, इधर है ऑक्सीजन 10, देखिए ऑक्सीजन 12 इधर है 10, तो यहाँ पे अगर 2 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रहा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब चलिए इसमें से बोल रहा है विच केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, इसमें से कौन सा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, तो नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन को एक ही को टारगेट करेंगे तो ऑक्सीजन 3 यहाँ पे ए है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नॉर्मली तरीका से भी आप लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, अगला चीज है इंपॉर्टेंट ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, इसका कोई खास रोल नहीं है, ठीक है, रहने दीजिए, ये भी कोई लिमिटेशन ऑफ ए केमिकल इक्वेशन रहने दीजिए। अब मेन चीज ये है जो आपके सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप है, ठीक है। कितना टाइम हो गया, 2:30 बज गए, टाइम 2:37। किसका डाउट है सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आ रहा है सर, आवाज तो आ रहा है। सोनिया चौहान का क्या डाउट है, आप डाउट बताएंगे तब ना, डाउट क्या है। बैलेंसिंग तो अभी बताएं, इसमें क्या डाउट है। इस इक्वेशन को, एक इक्वेशन देते हैं उसका बैलेंस करना है। चलिए लिखिए, फिर से लिख देते हैं। पहला है H2 प्लस N2, इसको बनाना है NH3 बन जाता है, इसको करना है बैलेंस, ठीक है। ठीक है, तो N2 प्लस H2 बनाएगा NH3, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कंपाउंड या एलिमेंट का नाम क्या है, दूसरा है रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है, ठीक है, रिएक्टेंट में कितना है और प्रोडक्ट में कितना है। तो
तो सबसे पहले हाइड्रोजन है एलिमेंट और एक नाइट्रोजन है और इधर वही है। हाइड्रोजन देखते हैं तो इधर 2 है और इधर 3 है, नाइट्रोजन इधर 2 है और नाइट्रोजन इधर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि देखते हैं ना नाइट्रोजन बैलेंस है ना ही हाइड्रोजन बैलेंस है। सबसे पहले किसका कर देते हैं, नाइट्रोजन को अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 हमें करना होगा, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन तो 2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, इस जगह पे 6 हो गया और इस जगह पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन कहलाएगा दिस इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो एनटीएससी में एनएसटीएससी नहीं एनटीएससी में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से हाँ ब्लैक शायद सिल्वर क्लोराइड AgCl का ब्राउन कलर का लगभग वही जिसको सनलाइट में रहता है। हाँ हाँ ठीक है। अगला चीज है, ये हो गया। चलिए हाँ, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का कितने टाइप है, तो 5 टाइप का केमिकल रिएक्शन है। इसमें कौन कौन सा है, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा रिएक्शन तो यहाँ पे फिर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, RXN का मतलब रिएक्शन, और एक होगा एक्सोथर्मिक। और इसी में डिस्प्लेसमेंट में ही बता देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कई जगहों पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिखा हुआ रहता है, तो कहीं मिल जाए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ऐसा नहीं कि वहां पे कंफ्यूज होना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे और किसी का डिस्प्लेसमेंट, अभी तो डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए भी नहीं है। ठीक है, चलिए बताएं। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर देखेंगे तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, है कि नहीं। जहां पे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जोड़ के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि दोज केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना ले, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे इसका जनरल इक्वेशन लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब A + B मिलके C बना लेता है तो ये कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विथ एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विथ कंपाउंड और कॉम्बिनेशन विथ कंपाउंड विथ कंपाउंड। तो इस तरीके से 3 तरीके में हो सकता है। अब एग्जांपल के साथ डायरेक्ट अब देखिए। ठीक है, सबसे पहला है कि सोडियम, पहला रिएक्शन है A + B मिलके, AB नहीं C लिखिए सिंपल रहेगा। ठीक है, A + B मिलके क्या बना लेगा, C बना लेगा। ठीक है, तो जहां पे 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलके ठीक है, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक मिलके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंपाउंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। जहां पे 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बने उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं A + B मिलके C बना लेगा। ठीक है, वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज 2 एलिमेंट कंबाइनिंग टू फॉर्म ए कंपाउंड। जब 2 अलग अलग एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड बना लेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जैसे एक तो ये हो गया Na + Cl2 मिलके NaCl बना लिया, दूसरा H2 + O2 मिलके क्या बना लिया, तो H2O बना लिया, कार्बन + O2 मिलके
कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अगला नाइट्रोजन N2+O2 मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया। तो ये सब रिएक्शन में क्या दिख रहा है कि दो अलग अलग एलिमेंट मिलके एक तीसरा एलिमेंट बनाया जो ये दोनों से अलग रहा। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक मिलके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हो वहां पे उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नॉर्मली अगर पूछ दे कि बताइए व्हाट इज डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सिर्फ रिएक्शन लिख के नहीं आ जाना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताने की कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलके एक नए कंपाउंड को फॉर्मेशन करता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर आप इतना लिख के आएंगे और 1 मार्क्स का रहेगा तो ये ठीक है, लेकिन 3 मार्क्स का रहेगा और इतना लिख के आ जाएंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये भी जरूरी है कि आप सिर्फ इसका फॉर्मूला डेफिनेशन लिख के नहीं आना है, साथ में इसका जनरल इक्वेशन लिखना है, 2-3 एग्जांपल लिख देना है, तो उसमें आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें दूसरा रिएक्शन कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये सब कंपाउंड का रिएक्शन है। इसमें है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें से कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जहां पे दो या दो से अधिक मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड से क्या बन रहा है, दो अलग अलग कंपाउंड बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए MgO और H2O मिलके MgOH का होल 2 बनाया, यहाँ पे दो अलग अलग कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बनाया, सिंगल कंपाउंड बनाया, तो ये कैसा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अगला है अल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके Al2O3 बना रहा है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे भी एक कंपाउंड एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके क्या बना लिया, एक नया कंपाउंड बनाया। और अगला चीज है कि जब दो कंपाउंड मिलके दो अलग अलग कंपाउंड बना लिया, लेकिन ये भी चांस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जहां पे होगा वही सही होगा। कहीं है 2 और 3 नहीं दिख रहा कहीं, तो कहीं पे बना दीजिए। ठीक है, इसी को बना देते हैं 2 और 3 और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगला दिन स्टार्ट करेंगे फिर से 4 और तरीके का केमिकल रिएक्शन। अगला दिन क्या क्या पढ़ेंगे अभी आप आज के क्लास में देखिए क्या क्या पढ़े हैं, इसके बाद से यहाँ तक का स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाएगा, वहां पे आप आराम से निकाल के लिख सकते हैं। हाँ, अब इसमें देखिए क्या क्या चीज बता चुके हैं, तो आपको यहाँ तक बता चुके हैं। इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन बताएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगला दिन बताएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दो एनर्जी के बेसिस पे जो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक उसको बताएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे लाइफ में क्या रीजन है, क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे रेंसिडिटी है, कोरिजन है, ये सब चीजें इसमें बताएंगे। तो लगभग 1 घंटा का और क्लास लगेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास मिलते हैं कल यही टाइम में 1 बजे। ठीक है।